जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीपीएससी एडीओ एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके बीपीएससी एडीओ के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। और साथियों अभी तक आपके बीपीएससी एडीओ का एग्जाम जो है जितने भी शिफ्टों में हुआ है और जिस पैटर्न से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में आपको बिल्कुल उसी पैटर्न से क्वेश्चन कराएंगे। और जिन भी साथियों का पेपर 20 और 21 अप्रैल को अभी होने वाले हैं उनके लिए ये क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। चलिए बताएंगे आप। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% जो है ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी अधिकार जो है ये भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है और प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्न कथन पर विचार करें। यानी कि ये कथन का क्वेश्चन है और इसको आप अच्छे से एक बार पढ़िए और आंसर लगाइए कि निम्न कथन पर विचार करें कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन का हम सही जवाब करेंगे तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का हम सही जवाब उपयुक्त यहाँ पे डी करेंगे। उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। आप ऑप्शन डी को यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक जो है रोक सकती है। तो धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने सदस्य तक रोक सकते हैं। तो ये रोक सकते हैं 14 दिनों तक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है 14 दिनों तक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि कोई व्यक्ति उस न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह डैश हो। तो आप बताएंगे कि कोई भी व्यक्ति उस न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब क्या है तो भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक क्या है तो न्यायिक धारण यहाँ पे पद जो है धारण करे हो। ऑप्शन यहाँ पे जो है यहाँ पे ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है तो वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने महीनों में हो जाना चाहिए। तो वित्तीय आपातकाल उद्घोषणा अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने महीनों में हो जाना चाहिए। तो आप बताएंगे ये होना चाहिए 2 माह में है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है 2 माह में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है भारत में पहली बार केंद्रीय सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया। तो भारत में पहली बार केंद्रीय सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया। तो ये विश्वास लाए गए थे 1963 में। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है 1963 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्धन के लिए कौन सा अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है। तो ये अनुच्छेद 37 में है। ऑप्शन ए सही जवाब है अनुच्छेद 37 में है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है तेलुगु भाषा का राज्य भाषा रूप यहाँ पे कब दिया गया। तो तेलुगु भाषा का राज्य भाषा रूप कब किया गया था। तो ये किए गए 1992 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है निम्न में से किस क्रांति का संबंध काजू उत्पादन नारियल उत्पादन से है। तो निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे क्रांति सबसे काजू उत्पादन नारियल उत्पादन से है। तो याद रखेंगे यहाँ पे गोल्डन क्रांति है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है एक पत्र जो आसानी से लिखा जा सकता है लेकिन आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता, इसे किस प्रकार से यहाँ पे जाना जाता है।
तो इसे जानते हैं साफ मनी के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, साफ मनी। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, गेहूं का उचित और पारिश्रमिक मूल्य निर्धारित करता है। तो गेहूं का उचित और पारिश्रमिक मूल्य कौन निर्धारित करता है? तो कृषि लागत और कीमत आयोग। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, असहयोग आंदोलन में निम्न सा कार्यक्रम यहाँ पे शामिल नहीं है। तो असहयोग आंदोलन में निम्न में से कौन सा यहाँ पे शामिल नहीं है? तो अवैतनिक वकीलों द्वारा बहिष्कार। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे, प्रश्न क्या पूछा है कि दांडी मार्च किस तिथि को आरंभ हुई थी? चलिए बताएंगे। तो दांडी मार्च किस तिथि को आरंभ हुई थी? तो दांडी मार्च जो है ये शुरू हुए थे आपके 6 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रख लीजिएगा। सॉरी 6 अप्रैल बोल रहे हैं साथियों, यहाँ पे 12 मार्च 1930 को होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी लगाएं तो सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, गांधी जी के जीवन काल में घटित निम्नलिखित घटनाओं में यहाँ पे कौन सा क्रम गलत है? तो यहाँ पे आप एक बार देखिए सभी क्वेश्चन को और बताइए कि गांधी जी के जीवन काल में घटित निम्नलिखित घटनाओं का क्रम कौन गलत है? तो चोरी चोरा घटना कब होता है? 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुआ, ये तो सही है। यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ, ये भी सही है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ, ये भी सही है। यानी भारत छोड़ो आंदोलन ये 23 मार्च 1942 को नहीं होता है, बल्कि ये 8 यहाँ पे अगस्त 1942 को होता है, याद रखेंगे। यानी हमारा ऑप्शन डी जो गलत है, ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा कब की थी? चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा कब की थी? तो इनकी घोषणा किए गए 21 अक्टूबर 1943 में। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, 21 अक्टूबर 1943 में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? चलिए बताइएगा। तो सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो सती प्रथा का उन्मूलन जो है 1829 के नियमन 17 के द्वारा किए गए। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, विवाह के विवाद को सुनने का कार्य किससे प्राप्त है? तो विवाह के विवाद को सुनने का कार्य किससे प्राप्त है? तो ये प्राप्त हो जाएंगे किससे? तो लोक अदालत प्रमुख को है, बिल्कुल ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो याद रख लीजिएगा, पल्लव हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, पल्लव होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय कृषि में सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? तो भारतीय कृषि में सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? तो ये हो जाएंगे आपके सतत विकास से। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, सतत विकास से होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, और ये कथन और कारण का क्वेश्चन है। आप अच्छे से इसको एक बार पढ़िए और आंसर दीजिए। और कथन में क्या दिया गया कि भारत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जल संरक्षण में सहायक है, और कारण दिए गए हैं कि यह सीधे पौधों की जड़ों तक जल पहुंचाती है। चलिए बताइए कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो आप बताएंगे कि यहाँ पे कथन जो है, यहाँ पे कथन ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे कि भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का जो मुख्य उद्देश्य होगा, यह मिट्टी की गुणवत्ता का आंकलन करना होगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न आता है, निम्न में से कौन C4 पौधा है? तो निम्न में से कौन सा यहाँ पे C4 पौधा है? तो यहाँ पे मक्का होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, मक्का हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे,
और यहाँ पे भी कथन और कारण का ही क्वेश्चन है, अच्छे से एक बार पढ़िए और आंसर दीजिए। तो यहाँ पे कथन में क्या दिए गए हैं कि जैव उर्वरक मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, और कारण दिए गए हैं कि ये सूक्ष्म जीवों के माध्यम से पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। बताइए क्या होगा सही जवाब यहाँ पे। तो आप बताएंगे कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करते हैं। बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे ए को सही जवाब आप करेंगे। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड जो है ये इसका संबंध किससे है। तो भारत में ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे हो जाएगा, तो दुग्ध उत्पादन से होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कृषि पारिस्थितिकी का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है। तो कृषि पारिस्थितिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि निम्न में से कौन सी फसल यहाँ पे खरीफ फसल है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए आगे देखिए, और अगला प्रश्न यहाँ पे है कथन कारण का क्वेश्चन है, पढ़िए और आंसर लगाइए क्या होगा सही जवाब। तो कथन देखिए, कथन दिए गए हैं कि जल भराव मिट्टी की उर्वरता को कम करता है, और कारण क्या है कि इससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो आप आंसर क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बिल्कुल ऑप्शन ए को आप सही जवाब कर रहे हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एकीकृत कीट प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो एकीकृत कीट प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य क्या होगा, तो इसका लक्ष्य होता है यहाँ पे पर्यावरणीय अनुकूल नियंत्रण। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का मुख्य केंद्र कौन सा क्षेत्र था। तो भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का मुख्य केंद्र कौन सा क्षेत्र था, तो उत्तर पश्चिम भारत होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे आता है और कथन कारण का क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। तो कथन ए दिए गए हैं कि फसल चंक्रमण मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है, और कारण है कि यह विभिन्न पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे ए जो है आर दोनों सही है, ठीक है, तथा आर जो है ये ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि शून्य जुताई का मुख्य लाभ क्या है। तो शून्य जुताई का मुख्य लाभ क्या है, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके मिट्टी का क्षरण रोकना। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, मिट्टी के क्षरण रोकना। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो यहाँ पे हो जाएंगे राइजोबियम। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है कथन और कारण है, आंसर लगाइए। कथन क्या है आपका कि जैविक खेती पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, और कारण है कि इससे रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं होता। तो आप क्या बताएंगे, तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य क्या है। तो भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य जो है खाद्य उत्पादन बढ़ाना है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, खाद्य उत्पादन बढ़ाना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछा है कृषि में पलवार का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो कृषि में पलवार का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो नमी संरक्षण के लिए किए जाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, नमी संरक्षण के लिए होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।